Have a great day dears। हम कर रहे हैं क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर। प्यारा सा चैनल आरटी एकेडमी। मैं बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आईटी कानपुर में बिता के आया हूँ। क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको आरटी एकेडमी पे। बहुत दिन से हम ये प्रॉपर लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। आज की बारी वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल की है। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल की। वेरी गुड। यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा डाइपोल अगर रखा हो तो उससे रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। हम लोग डाइपोल की बात, डाइपोल मूवमेंट की बात, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, डाइपोल की पोटेंशियल की बातें कर चुके थे। अब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल पर कितना टॉर्क लगता है हम ये भी सीख चुके थे। और वो टॉर्क जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है, ये भी हम देख चुके थे। अब अगर आप अपनी मर्जी से किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराना चाहें, घुमाना चाहें, तो आपको उसमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन आज करना है। नहीं किया है सब्सक्राइब तो आरटी एकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब करें, और कर चुके हैं तो फटाक से इसे शेयर करें। खुशियां बांटने से बहुत तेजी से बढ़ती हैं। आरटी एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें। नाम हम बोले इंद्रजीत सिंह, क्लास 12 की फिजिक्स कर रहे हैं और साल भर पूरा लेक्चर करेंगे, पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ेंगे। आइए भाई, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। ध्यान रखें इस बात का, ये लिखकर मिलेगा नहीं लेकिन मिल जाए तो अच्छा ही है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है वो स्पेसिफिकली कांस्टेंट है। यानी dE/dx या dr व्हाटएवर डिस्टेंस के साथ किसी भी तरफ चल जाओ डेरिवेटिव 0 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती नहीं है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलती। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे हैं। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर जगह पर आपने एक डाइपोल रखा हुआ है, आपको डाइपोल दिखाई दे रहा है। डाइपोल के टेल पर नेगेटिव चार्ज Q होता है, डाइपोल के हेड पर पॉजिटिव चार्ज Q होता है। और आप देखें तो डाइपोल को थोड़ा बहुत अगर लिखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज पर Q × E राइट साइड में फोर्स लगेगी, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी QE। और फिर आप कहेंगे पहले की बातें कर चुके थे कि भैया नेट फोर्स तो डाइपोल पर 0 होता है, लेकिन टाउ नेट 0 नहीं होता है। और टाउ कैसे आता है वो समझें तो हमने कहा था कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूं तो आई कैन शिफ्ट दिस डाइपोल मोमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और जो टॉर्क का फॉर्मूला है मेरे बच्चों, वो टॉर्क का फॉर्मूला होता था P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब डाइपोल मोमेंट की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को फैलाइए। ध्यान रखिए, राइट हैंड से काम करेंगे, लेफ्ट से नहीं करेंगे। जो पहले लिखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो P की तरफ आप उंगलियों को फैलाइए और E की तरफ मोड़ लीजिए। P की तरफ फैलाइए, E की तरफ मोड़ लीजिए, तो ये टॉर्क की डायरेक्शन है। और आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो क्रॉस करने पर आपकी उंगलियां क्लॉकवाइज मुड़ रही थी, तो ऐसे केस में जो टॉर्क वो क्लॉकवाइज आएगा। तो मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, और जो टॉर्क हम लिख रहे हैं वो ड्यू टू E फील्ड लिख रहे हैं। E फील्ड के फोर्स ने इतना टॉर्क क्रिएट किया, और कैसा क्रिएट किया, क्लॉकवाइज। अब आपकी इच्छा है कि ये जो डाइपोल है ये क्लॉकवाइज घूमे ना, क्योंकि टॉर्क जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टॉर्क क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, तो हमारा डाइपोल क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा। इससे बचने का क्या तरीका है कि आप एक्सटर्नली इस पर एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करिए। कितना, जितना हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्रिएट कर रखा है क्लॉकवाइज। अगर इसके ऑपोजिट सेंस में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर हम टॉर्क क्रिएट करें इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये घूमेगा नहीं। To make it stable, we have to create a torque anti-clockwise. अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट के टॉर्क की बात करूं तो एक्सटर्नल एजेंट को P क्रॉस E टॉर्क लगाना पड़ेगा, लेकिन P क्रॉस E तो टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का था, मेरे एजेंट को माइनस P क्रॉस E टॉर्क लगाना पड़ेगा।
माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि उसका साइन ऑपोजिट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है, तो हम जानबूझकर इसे इस प्रकार से अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे और सेम टॉर्क लगाएंगे अमाउंट में, तो ये रेस्ट पर रह जाएगा। तो टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। क्लॉकवाइज मतलब अगर लीनियर में देखें तो अंदर, और वरना रोटेशन में देखें तो क्लॉकवाइज। और वो जो टॉर्क का फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, वो टॉर्क का फॉर्मूला आ रहा है बेटा P क्रॉस E। और जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क है, इसको रोके रखने के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। लीनियर में देखें तो बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे उंगली करेंगे थंब बाहर आएगा। आप देखें कि ये जो टॉर्क है एक्सटर्नल एजेंट का, वो माइनस P क्रॉस E आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे देखें कैसे। आप ये चाहते हैं कि आपका डाइपोल पहले किसी P1 पोजीशन या θ1 पोजीशन पर था, और इसको आप इस दिशा में रोटेट करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड से θ2 पोजीशन पर ले गए। तो θ1 जो है वो एंगल है P और E वेक्टर का कंडीशन 1 में, यानी इनिशियल कंडीशन। θ2 एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर इन कंडीशन 2, यानी सेकंड कंडीशन, यानी फाइनल कंडीशन। आपने इसे कितना मोड़ा? तो आप लिखेंगे एंगल रोटेटेड बराबर θ2 माइनस θ1। θ2 माइनस θ1 आप कैसे लिख दे रहे हैं भाई? आप गौर से देखिए, हम θ1 पे तो पहले से ही खड़े थे और θ2 पे चले गए, तो ये जो एंगल आपको दिखाई दिया, यही तो हम रोटेट हुए। तो θ2 माइनस θ1 एंगल रोटेटेड। अब एंगल कितना रोटेट करने में कुछ ना कुछ वर्क डन हमें करना पड़ेगा। गौर से देखें, θ1 की कंडीशन से θ2 की कंडीशन में जब हम स्विच हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जो एंगल θ है इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। थीटा जो है वो लगातार बदल रहा है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। θ2 से θ1 से θ2 तक जाइए तो पहले कुछ एंगल है, फिर कुछ एंगल है, फिर कुछ एंगल है, फिर कुछ एंगल है। थीटा इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। एंड इफ वी थिंक अबाउट टॉर्क, इट इज नथिंग बट P sin थीटा। तो आप देखेंगे जब थीटा लगातार चेंज हो रहा है, यानी थीटा वेरिएबल है, तो टॉर्क भी अपने आप में वेरिएबल होगा। और टॉर्क अगर वेरिएबल है तो इसका वर्क डन डायरेक्ट तो नहीं आने वाला, इसका वर्क डन आएगा इंटीग्रेशन से। आप वेरिएबल टॉर्क, वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट टॉर्क के बारे में सोचे जरूर। वेरिएबल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर नहीं आएगा, इट विल टेक इंटीग्रेशन। और अगर कांस्टेंट है तो आ ही जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। करने का तरीका क्या है गौर से देखिए। एक बात और बता देता हूं आपको इसमें छोटी सी, कि डाइपोल की अगर मैं बात करूं तो डाइपोल पर आपने देखा था कि नेट फोर्स जो है वो 0 है। तो वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो कोई बच्चा देखकर 0 बोल सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ट्रांसलेशन का वर्क डन 0 है। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं कि मोशन को हमने 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया था, या कह दो कि कॉज ऑफ मोशन को 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर रखा है हम लोग। कॉज ऑफ मोशन का क्या मतलब? जिन कारणों से मोशन में परिवर्तन आता है। पहला कारण है फोर्स और दूसरा कारण है टॉर्क। आप पाएंगे कि फोर्स जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में सारा रोल प्ले करता है, और वर्क डन वगैरह ट्रांसलेशन का फोर्स के हाथ में होता है। और रोटेशनल मोशन की सारी कहानी टॉर्क के पास होती है, यानी कि रोटेशन का वर्क डन भी टॉर्क से निकाला जाता है। तो अगर आप पीछे आके ये देखें कि नेट फोर्स का वर्क डन 0 है, तो हम कहेंगे फोर्स का वर्क डन 0 होने का मतलब ट्रांसलेशनल मोशन वाला वर्क डन 0 है। लेकिन क्योंकि टॉर्क नेट जो है वो 0 नहीं है, इसलिए रोटेशनल मोशन का जो वर्क डन है वो भी 0 नहीं है। यानी जो वर्क डन हम निकाल रहे हैं वो अल्टीमेटली रोटेशनल वर्क डन निकाल रहे हैं, इसको घुमाने में जो वर्क डन है वो निकाल रहे हैं, और वो टॉर्क से आएगा। आपको छोटी सी बात और याद कराता हूँ। आप सबने पढ़ रखा है कि जो वर्क डन ट्रांसलेशनल मोशन का होता है उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट dr वेक्टर, एंड dr इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी तरह अगर मैं रोटेशनल मोशन का वर्क डन निकालूं तो मुझे लिखना चाहिए इंटीग्रेशन, फोर्स की जगह बेटा टॉर्क आ जाएगा और dr की जगह बेटा d थीटा आ जाएगा। आप इसको नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है मेरी बात?
एकदम आइडेंटिकल टाइप के फार्मूलाज हैं, ये आपको दिमाग में रहने चाहिए, इस तरह से लगते हैं। देखिए क्या सीन। अब इसे कहा गया कि θ1 से θ2 तक जब इसको रोटेट करना है तो कैसे किया जाए। तो पहले हम x पे जाते थे, dx डिस्प्लेस करते थे और वक्र लिखा करते थे। वैसे ही कहा जा रहा है कि थीटा पर जाइए, थीटा पर जाकर d थीटा और डिस्प्लेस करिए और देखिए कि कितना वक्र करना पड़ा। अब यहाँ दो चीजें वक्र करेंगी, एक करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी, और एक करेंगे हम जो इसे एंटी क्लॉक घुमाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी, टॉर्क लगाएगी और उसे घुमाएगी, तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगी, और हम इसके अपोज करते हुए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो दो तरह के वक्र आपके पास हैं, एक एक्सटर्नल एजेंट का, एक्सटर्नल एजेंट के टॉर्क से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क से। तो दिमाग में रखें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वक्र निकाल लें, और जितना वक्र इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उसका नेगेटिव वक्र एक्सटर्नल एजेंट का होगा। तो आप क्या कहेंगे, देखिएगा, आप कहेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो आप कहोगे कि टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद डॉट डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो हम कहेंगे ठीक है, और टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा कितना होगा, तो तुम कहोगे वो तो पीई साइन थीटा होता है। तो हमने कहा ठीक है, ऊपर पुट कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेटा वक्र निकाला वो निकाला पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन ध्यान रखें कि यहां पर ये वक्र में डॉट लगा होता है। क्या लगा होता है, डॉट। रोटेशन में अगर फोर्स लग रही है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो हम कहते हैं वक्र इधर, फोर्स लगी इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो हम कहते हैं वक्र पॉजिटिव है। अब रोटेशन में डायरेक्शन कैसे देखें, तो रोटेशन में अगर टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज और एंगल भी है क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव वक्र, टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज और एंगल रोटेटेड क्लॉकवाइज है तो वक्र नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टॉर्क की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पॉजिटिव आएंगे, और अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो वक्र जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। हम किसके वक्र की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वक्र की बातें कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क अगर देखना हो, इस पर गौर करना हो, तो हम सेम कंडीशन पहले भी बातें कर चुके हैं। QE आगे फोर्स और यहाँ पर QE पीछे फोर्स, जिसकी वजह से इस पे जो टॉर्क लगेगा बेटा वो क्लॉकवाइज लगेगा। क्लियर है मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क क्लॉकवाइज लगेगा। लेकिन ये बॉडी घूम कैसे रही है, डाइपोल घूम कैसे रहा है, कंडीशन 1 ये वाली है और कंडीशन 2 ये वाली है, तो मेरा जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आप जब इसमें डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो फिर आप लिखेंगे PE sin थीटा इंटू डी थीटा। ये तो सब आपने लिख लिया, ये टॉर्क की वैल्यू लिखी है, ये डी थीटा ऐसे लिखा है। उसके बाद cos 180 डिग्री लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकली ये 180 डिग्री का मतलब हुआ कि टॉर्क एंड डी थीटा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए आप इसे माइनस को बाहर निकाल लें, P को भी बाहर निकाल लें, E को भी बाहर निकाल लें। उसका कारण कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ले रखी है, डाइपोल का तो डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट ही है। इंटीग्रेशन करें मेरे बच्चे sin थीटा d थीटा का। अब लिमिट लगाएं तो लिमिट θ1 से θ2 तक हम पीछे देखकर आए हैं कि हमें अल्टीमेटली θ1 से θ2 तक इसे मूव कराना था। तो घूम फिर के हम θ1 से θ2 की लिमिट लगाते हैं। अब देखें बेटा, -PE आपके पास रहा, sin थीटा का इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो -cos थीटा निकल कर आएगा। लिमिट डालोगे θ1 से θ2 तक तो कोई बुराई भी नहीं, आप बाहर माइनस ले लीजिए इस वाले को, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके लिए आंसर आएगा PE। और अंदर अपर लिमिट डालोगे तो cos θ2 माइनस मेरे बच्चे cos θ1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वक्र है। आप विशेष ध्यान रखें, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है और फॉर्मूला बहुत जरूरी भी है। कई बच्चे सिर्फ एक ही याद रखते हैं, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वक्र बताऊंगा और एक्सटर्नल का भी बताऊंगा। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वक्र जो है वो हमने लिखा वक्र बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट PE टाइम्स cos θ2
माइनस cos थीटा 1। कोई परेशानी तो नहीं? मेरे हिसाब से नहीं। अब अगर मैं कहूं व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो तुम कहोगे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वर्क डन से जस्ट नेगेटिव होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसे क्लॉकवाइज घुमा रही थी और तुम इसे घुमाकर एंटी क्लॉक ले जा रहे हो। और अगर तुमने ये रोटेशन स्लोली कर रखा, हम पहले भी ये काम कर चुके हैं कि अगर तुमने स्लो रोटेशन कर रखा है तो जितना वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है उतना ही वर्क डन रोटेशन में तुम भी कर रहे हो। बस ये कि दोनों के वर्क डन की डायरेक्शंस ऑपोजिट है, जिसकी वजह से आपका जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के मैग्नीट्यूड में बराबर और साइन में ऑपोजिट रहेगा। एंड यू राइट इट लाइक दिस। तो एक्सटर्नल एजेंट का बेटे वर्क डन कितना लिखा जाएगा? आपने माइनस साइन ऐसे ही लगाया और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसको सीधा सीधा टाप दिया, तो आपके पास आंसर आया cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। मेरे हिसाब से इसमें कोई परेशानी नहीं, तो जवाब है हाँ बिल्कुल नहीं। क्या दिक्कत है? अब दो बातें, फॉर्मूला तो निकल आया, आई होप इसमें कोई दिक्कत भी नहीं और ये याद रहना चाहिए। एक्सटर्नल एजेंट वाला याद रहे तो थोड़ी ज्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन मेरी समझ में अगर आपको ये दोनों डिफरेंशिएट करके आते हैं तब तो ठीक ठीक चल रहा है, और अगर आपको दोनों डिफरेंशिएट करके नहीं आते हैं तो कुछ भी ठीक नहीं है, फिर अच्छी बात नहीं। आपको दोनों आने चाहिए कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्क डन कैसे लिखा जाएगा और कब एक्सटर्नल का लिखा जाएगा। दोनों से जो आउटकम है पोटेंशियल एनर्जी वो सेम आएगा। तो ये तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालने का। आप सारे प्रोसेस को दोबारा एक बार देख लीजिए कि आपने कहा कि किसी थीटा एंगल पर ले जाएं डाइपोल को और डी थीटा और डिस्प्लेस कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा वो थीटा पर जो टॉर्क होगा डॉट डी थीटा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्लॉकवाइज है, सॉरी टॉर्क क्लॉकवाइज है और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, जिसकी वजह से जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा। पीई को बाहर निकाल लेंगे, sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे, थीटा 1 से थीटा 2 हमारी लिमिट है, तो इस तरह का कोई वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहें तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन भी निकाल सकते हैं। याद रखेंगे, ठीक, महा इंपॉर्टेंट है, महा जोरदार है, ये याद रखना है क्योंकि ये अभी काम आएगा। अब चर्चा करेंगे बेटा इसमें पोटेंशियल एनर्जी की। अगर आप देखो तो आई विल टॉक अबाउट सम पोटेंशियल एनर्जी। तुम जानते हो कि जब हम किसी बॉडी पर कोई वर्क डन कर लेते हैं और बॉडी को स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है आपके फोर्स के द्वारा, तो हम कहते हैं कि आपने जितना वर्क डन किया वो सारा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। तो जो आप एक्सटर्नल एजेंट में वर्क डन करके आए हो वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन सिस्टम की बढ़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो क्या करना है? कुछ नहीं, आप लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू की जगह लिखा हुआ है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मैंने आपको ऊपर डब्बे में सारा कुछ लिख के दिया है, और अगर कोई बच्चा कहे नहीं हम एक्सटर्नल एजेंट से तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखेंगे, हम जानबूझकर एक्सटर्नल से नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से लिखेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड में वही फॉर्मूला बेटा माइनस में आ जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन से अगर आप एक्सटर्नल के वर्क डन में आ जाएं तो ये माइनस यहां आ जाएगा। तो लॉजिकली कोई अंतर नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालो चाहे इससे निकालो। तो आपको दिखाई दिया कि u फाइनल माइनस u इनिशियल इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब आप अगर पीछे देख लें एक बार नजर में कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या है, दैट इज माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो यहां टिक लीजिए इसी को, आपको पता चलेगा कि ये बन गया है माइनस पीई और अंदर है बेटे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये आपका वर्क डन, ये u फाइनल माइनस u इनिशियल। कोई परेशानी? मेरे हिसाब से नहीं। अब आपके साथ एक थोड़ी सी परेशानी आई, क्या समझाते हैं देखिएगा। आप इसे लिखें माइनस पीई cos थीटा 2। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ क्लियर। में क्या दिक्कत है? और उसके बाद इसे ले आइए, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हम लिखेंगे पीई cos थीटा 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जानबूझकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई सिमेट्री ढूंढता हूं, तो देखो कैसे सिमेट्री ढूंढेंगे। पीई cos थीटा 2, फिर मैं यहां माइनस लगाऊंगा जानबूझकर, और फिर यहां पर माइनस लगाऊंगा माइनस पीई cos थीटा 1। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, तो जवाब है हाँ। अब ये दो टर्म्स बने, उधर भी दो टर्म्स और ये आइडेंटिकल टाइप के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा मालूम चलता है कि जो u फाइनल की वैल्यू है वो पक्का पक्का माइनस पीई cos थीटा 2 रही होगी, और u इनिशियल की जो वैल्यू है
वो माइनस पीई कॉस थीटा बन रही होगी। दिस इज हाउ वी कंपेयर द थिंग्स, और ये अंदाजा लगाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा बनना चाहिए। थीटा 1 की लोकेशन पर एनर्जी थीटा 1 डाल के, थीटा 2 की लोकेशन पर एनर्जी थीटा 2 डाल के। अच्छा, इसका मतलब किसी एक को गायब करते हैं। तो हमने कहा अगर ऐसा हो जाए f थीटा 1 इज इक्वल टू लेट सपोज 90 डिग्री, तो जब थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री तो cos थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि cos 90 0 होता है, जिसकी वजह से u इनिशियल 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा और ये वाला टर्म खत्म होगा, साथ में ये टर्म भी खत्म होगा। अब u इनिशियल को कैसे खत्म किया? कंपैरिजन से। दिखाई दे रहा है कि फाइनल का टर्म पहले लिखा है, इनिशियल का टर्म बाद में लिखा है, तो बाद वाले को खत्म किया तो इनिशियल को भी खत्म करिए। एंड you will write it as u at any angle theta must be equal to minus pe cos theta। ये सर आपने कैसे लिख दिया? अरे सिंपल है यार, u फाइनल का मतलब हुआ ना माइनस pe cos थीटा 2, यही तो मतलब हुआ ना। तो फाइनल ना लिख के जनरल लिख लो, कोई भी एंगल थीटा डाल दो इस जगह पे, तो क्या पता चलेगा? उस पर्टिकुलर लोकेशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन विशेष ध्यान दें, इस बात में ये एज्यूम कर रखा है कि 90 डिग्री पर एनर्जी कितनी थी? 0। तो ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब आप ये मान के चलेंगे कि एज्यूम at theta is equal to 90 degree your potential energy was 0। important है, ध्यान रखिए। now the formula for electric potential energy of a dipole placed in constant electric field is minus pe cos theta। ध्यान रखिएगा, minus pe cos theta। और ये तब है जब आप ये assume कर चुके हैं कि आपके 90 डिग्री के केस में पोटेंशियल एनर्जी 0। क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर है। सबसे खतरनाक फॉर्मूला है, याद रखेंगे। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा जो है वो माइनस पीई कॉस थीटा है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डालूं तो कॉस थीटा की वैल्यू बेटा जो है वो +1 आएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री पर जो आएगी वो आएगी माइनस पीई। और अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डालता हूं तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो आएगी 0, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पर आपकी 0 आएगी। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री बेटा डालता हूं तो cos 180 की वैल्यू आपके पास -1 आएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी 180 डिग्री पर बेटा आपकी प्लस पीई आएगी। और आप पाएंगे कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, ये साहब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम है पर साइन नेगेटिव है तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम हो गई। और ये आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और 0 कब होगी वो तो है ही। तो ध्यान रखें, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री u इज इक्वल टू मिनिमम, इससे छोटी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो आप कहेंगे u इज इक्वल टू मैक्सिमम। और आप जानते हैं कि जब स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है तो एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है, और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है तो एनर्जी मैक्सिमाइज हो जाती है। इस वजह से आप देख रहे होंगे कि थीटा 0 पर हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिला था, लास्ट लेक्चर में किया था, इसलिए मिनिमम एनर्जी मिल रही है। और 180 डिग्रीज के सिचुएशन में हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिला था, और देखने पर हमें ये दिख रहा है कि उसकी एनर्जी मैक्सिमाइज हो गई। क्लियर है मेरी बात? एकदम आसान। ठीक, आगे बढ़ जाएं। डाइपोल की स्टोरी खत्म होती है, अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट चालू होगा, वो है एरिया वेक्टर का। उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे एरिया वेक्टर के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फिर पढ़ेंगे गॉस लॉस, 2-4 डेरिवेशन करेंगे, थोड़ा सा स्फीयर पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर और करेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगी। हम आ जाएंगे कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी में। फिलहाल नया कॉन्सेप्ट है गॉस लॉ को यहाँ से एक्सप्लोर किया जाएगा। उसके लिए कुछ टूल्स इकट्ठे करने हैं गॉस लॉ को पढ़ने के लिए, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल इज एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? सबसे पहली बात तो सुनने में अजीब लगता है कि एरिया वेक्टर है, बचपन से एरिया निकाल रहे हैं, वेक्टर कभी पढ़ाई नहीं, उसकी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे, डायरेक्शन तो देखते नहीं थे। लॉजिकली एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच कैन बी यूज्ड एज वेक्टर्स। ध्यान रखिएगा, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच कैन बी यूज्ड एज वेक्टर्स। और हम लोग जानबूझकर एरिया को जबरदस्ती वेक्टर की तरह डिफाइन करते हैं। क्यों डिफाइन करते हैं? कई बार ऐसा होता है जब हमारे पास एरिया को यानी सरफेस पे एक डायरेक्शन असाइन करने से चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, उससे कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है पता चल जाता है, एनर्जी के फ्लो के पैरेलल हमारी सरफेस है कि परपेंडिकुलर सरफेस है, इस तरह की छोटी छोटी बातें
इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम लोग जानबूझ के डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर की तरह। डू नॉट थिंक कि एरिया अपने आप में वेक्टर है जैसे फोर्स होती है, ऐसा नहीं है। वी डिफाइन एरिया इन सच अ वे दैट इट बिकम्स वेक्टर। तो फिलहाल आज से हमारे लिए एरिया जो है एज अ क्वांटिटी वेक्टर बन जाएगी और हम नाम देंगे एरिया वेक्टर। सबसे पहली बात, एरिया क्या और किसका? तो दो डिमेंशंस x y y z z x व्हाटएवर, कोई भी दो डिमेंशन के अंदर किसी भी एक्सटेंशन को, फैलाव को हम लोग कहते हैं कि वो सरफेस एरिया है। तो एरिया किसका निकाला जाता है? एरिया निकाला जाता है सरफेस का। और सरफेस कितनी तरह की होती हैं? तो हमारे लिए वो दो तरह की सरफेस होती हैं। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, वन इज वेरी कॉमन ओपन सरफेसेस एंड अदर्स आर वेरी 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 ग्रेट क्लोज सरफेसेस। ओपन सरफेसेस क्या होती हैं? सबसे पहली बात तो सारी की सारी 2D सरफेसेस ओपन होती हैं। दूसरा 3D सरफेसेस जो पूरी तरह से क्लोज्ड कैविटी नहीं है वो कहलाएंगी ओपन सरफेसेस। मतलब मान लो कि एक रिंग है, डिस्क है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, दीज आर कॉल्ड एज ओपन सरफेसेस क्योंकि सब 2D है। आपके पास एक बॉटल है, आपने उसका ढक्कन खोल दिया, अब उसके अंदर एक चीटा डालिए और उससे कहिए बाहर आ जाओ। वो बाहर आ सकता है क्योंकि ढक्कन खुला हुआ है। देखने में ऑब्जेक्ट 3D है क्योंकि बोतल तो 3D में है, लेकिन उसके अंदर जाया जा सकता है, उस कैविटी के बाहर आया जा सकता है। अगर कोई ऐसा पाथ अवेलेबल है जिस पाथ से हम सरफेस के अंदर जा सकें और उसके बाहर आ सकें तो हम उसे कहेंगे ओपन सरफेस। वही 3D ऑब्जेक्ट, ढक्कन बंद कर दिया गया, अब अंदर वाला चीटा बाहर नहीं आ सकता और बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता। तो जो क्लोज बोतल है उसको हम कहेंगे कि क्लोज्ड सरफेस है। यानी क्लोज सरफेस का मतलब पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ 3D सरफेसेस इसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे, और दूसरी बात ये कि क्लोज्ड कैविटी होंगी, अंदर की चीजें बाहर नहीं और बाहर की चीजें अंदर नहीं। ये बात दिमाग में रखनी है। अच्छा साहब, एरिया वेक्टर अभी तक देखो, डायरेक्शन लिखनी अपने को, आपको मैग्नीट्यूड लिखना आता है अपने को, क्योंकि जितने भी रेक्टेंगल्स, डिस्क और ट्रायंगल एक्सेट्रा जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसका सरफेस एरिया चाहे कर्व्ड हो चाहे फ्लैट हो, जैसे सिलेंडर के अंदर कर्व्ड और फ्लैट दोनों होते हैं, हमने सब निकालना सीखा है बचपन में। डायरेक्शन नहीं सीखी है, तो सीख लेते हैं डायरेक्शन क्या है। अगर हमारे पास है ओपन सरफेस, विशेष ध्यान दीजिएगा इस बार, अगर हमारे पास है ओपन सरफेस तो एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ध्यान रखना। अगर हमारे पास है ओपन सरफेस तो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू सरफेस। अच्छा, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये जैसा दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह है, तो रेक्टेंगुलर शीट की सरफेस दिखाई दी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। इसी तरह आपके पास रिंग है और ये रिंग का जो सरफेस बनेगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। कोई बच्चा कहेगा सर एक मिनट, ये रिंग है, इस सरफेस की परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, उसमें कोई दिक्कत है? आपने ऊपर ही क्यों माना? कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर मानिए नीचे मानिए, जो मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बार आपने अगर ऊपर की डायरेक्शन को चूज किया तो उसे चेंज मत करिए, नीचे की डायरेक्शन को चूज कर लिया कोई दिक्कत नहीं, उसे चेंज मत करिए, वरना पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का चेंज आ जाता है। एक ट्रायंगुलर लैमिना है, प्लेट है, उस प्लेट के सरफेस के परपेंडिकुलर आपने बनाया तो ये एरिया वेक्टर बन गया। कोई बच्चा इस प्लेट के पीछे की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता था, वो भी एरिया वेक्टर बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन सरफेसेस में हमेशा परपेंडिकुलर, चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3D सरफेसेस में, क्लोज्ड सरफेसेस में थोड़ा सा ड्रामा है। एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब तो सबसे पहली चीज है कि परपेंडिकुलर से है, और आउटवर्ड का मतलब है कि जो भी क्लोज्ड कैविटी हम बना रहे हैं, इस कैविटी में अंदर की तरफ जाता हुआ नहीं, बाहर आता हुआ। हम लिख लेंगे कैविटी से बाहर आता हुआ। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। जैसे आपके पास मान लीजिए क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड में ये जो सरफेस आपको साइड में दिखाई दे रही है, इसके लिए एरिया वेक्टर इस सरफेस के बाहर की तरफ निकलता हुआ परपेंडिकुलर। ये जो ऊपर की सरफेस आपको दिखाई दे रही है, इसके लिए एरिया वेक्टर इस सरफेस से बाहर निकलता हुआ परपेंडिकुलर। जो ये राइट में दिखाई दे रही है, तो राइट में उसके परपेंडिकुलर, लेकिन बाहर की तरफ, अंदर की तरफ मानना नहीं है, कैविटी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये सरफेस के परपेंडिकुलर, जो बाहर का फेस दिखाई दे रहा है वो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा, और जो अंदर का फेस दिखाई दे रहा है उसमें अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो बाहर के लिए हम डॉट लगाते हैं, अंदर के लिए हम क्रॉस लगाते हैं। लेट अस लुक एट द सिलेंडर। सिलेंडर में बेटा दो तरह की सरफेस है, वन इज फ्लैट सरफेस, तो फ्लैट सरफेस के हमने परपेंडिकुलर बना लिया और हमेशा कैविटी के बाहर निकलता हुआ। अगर मैं नीचे फ्लैट सरफेस को देखूं
तो मैं परपेंडिकुलर टू द फ्लैट सरफेस बनाऊंगा, लेकिन अंदर जाता हुआ नहीं, बाहर निकलता हुआ। तो एक बार बाहर ऊपर निकल रहा है और नीचे से बाहर नीचे निकल रहा है। इसी तरह जब कर्व सरफेस एरिया पर लिखेंगे तो कर्व सरफेस एरिया पर ऐसे परपेंडिकुलर, आप देखें कि दिस इज माय परपेंडिकुलर। समझिए बात। अब जैसे ये स्फीयर है, तो स्फीयर 3D समझिएगा, क्योंकि स्फीयर को तो वैसे नहीं बना सकते, पर 3D सर्कल की तरह बना देते हैं हम लोग। स्फीयर की खास बात यह है कि अगर इसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर डालना है तो परपेंडिकुलर अपनी रेडियस होती है, जो भी रेडियस है वो इसके परपेंडिकुलर है। अब गौर से अगर देखो बच्चे, तो आपने रेडियस को बढ़ा दिया और रेडियस बाहर निकाल दी। विशेष ध्यान दीजिएगा कि रेडियस अंदर की तरफ भी आ सकती है, लेकिन जब आप एरिया वेक्टर लिख रहे होगे तो वो रेडियस की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलती हुई होगी, एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये इस प्रकार से हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस और एरिया वेक्टर को मानना। पर विशेष ध्यान रखिएगा, वंस यू चूज अ डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, इट बिकम्स पॉजिटिव। अब आप उसको उल्टा नहीं करेंगे। यहां पर तो कोई केस पॉजिटिव नेगेटिव का है नहीं, यू हैव टू टेक आउटवर्ड नॉर्मल ओनली। विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आपने क्यूबॉइड लिया, उसका एक फेस खोलकर हटा दिया, अब वो क्लोज नहीं रह गया, ओपन हो गया। चारों फेस बंद कर दिए, 6 फेस सॉरी बंद कर दिए, तो वो क्लोज सरफेस हो गया। क्लोज ओपन का ये डिफरेंस। This is how we define area vector. इसके बाद जो चीज आती है, ये जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ऐसे, और एक बी वेक्टर है ऐसे, तो आपने उनको टेल टू टेल मिला दिया, जैसे आप बचपन में मिलाया करते थे 11वीं क्लास में। उनके बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है? थीटा। और आप चाहते हैं कि इनका एरिया निकाला जाए। एरिया कैसे निकलेगा समझना। पैरेललोग्राम बना लीजिए इसका। आपने पैरेललोग्राम बना लिया। इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है, पैरेललोग्राम को बचपन में कैसे लिखते थे? 11 ग्राम। तो ये 11 ग्राम का एरिया जो है वो कैसे निकलेगा? किसी एक वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो मैंने ये नीला वाला परपेंडिकुलर डाल दिया। इस परपेंडिकुलर की अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये मेरे पास ट्रायंगल नन्ना वाला दिखाई दे रहा है, इसमें थीटा सामने है, तो इधर ये परपेंडिकुलर है, और 90 है तो सामने हाइपोटेन्यूज है। आई विल राइट एज sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो b sin थीटा आ गई, जिस परपेंडिकुलर को मैंने हाइट बोल रखा है, तो सामने की आ गया। और अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूं तो सबको पैरेललोग्राम का एरिया याद है कि बेस इनटू हाइट, हाइट इज b sin थीटा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन तूने दो वेक्टर्स देखे और वेक्टर देखते ही कहा कि अरे यार आंसर ab sin थीटा आ रहा है, तो जैसे ही वेक्टर में a क्रॉस b कर दिया करते थे तो सर तुरंत मेरे पास आंसर ab sin थीटा आता था। अभी sin थीटा नहीं आता था, पहले sin थीटा के साथ n कैप भी आता था। कारण ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देता है, तो उसकी डायरेक्शन भी होती है। लेकिन अगर मैं इसी a क्रॉस b वेक्टर का मॉड निकाल दूं, मॉड का मतलब डायरेक्शन भूल जाऊं, तो अल्टीमेटली क्या बन गया? ab sin थीटा। यानी क्रॉस प्रोडक्ट करने से वेक्टर की एरिया का मैग्नीट्यूड आ जाता है और डायरेक्शन भी आ जाती है, n कैप आ जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो a क्रॉस b करने से, यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने से इस पैरेललोग्राम का एरिया आपके पास आ जाता है। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग एन एरिया इज नथिंग बट टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। अब खास बात ये है कि अगर मैं मैग्नीट्यूड की चर्चा करूं तो वो तो ab sin थीटा है, लॉजिकली निकल आएगा, क्रॉस करने से भी आ जाएगा। बड़े जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कहां होगी? तो आप सबको पता है इसकी डायरेक्शन वहीं होगी जहां a क्रॉस b की डायरेक्शन होगी। और a क्रॉस b कैसे निकालते हैं? अभी p क्रॉस e निकाला था। जो पहले लिखा है उसकी तरफ उंगलियों को फैलाएं और जो बाद में लिखा है उसकी तरफ उंगलियों को मोड़ें। a की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को फैलाया और b की तरफ मोड़ा, एंड यू गॉट आउटवर्ड नॉर्मल एज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपके लिए बाहर की तरफ आता हुआ ये वेक्टर है। दोबारा देख लें कि a की तरफ उंगलियों को फैलाया, b ऐसे घूमने पर मिलेगा तो अपनी उंगलियों को b की तरफ मोड़ा, थंब आया बाहर, तो आपने कहा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, जिसकी वजह से एरिया भी हमें बाहर मिल रहा होगा। कोई बच्चा कहेगा अभी तो सर आपने कहा था कि चाहे आप बाहर मानो चाहे अंदर मानो एक ही बात है। हाँ, तो एक ही बात है। गौर से देखो कि इसमें कोई बच्चा ये भी तो आर्गुमेंट कर सकता है कि a क्रॉस b की जगह b क्रॉस a कर देंगे, तब भी तो ab sin थीटा ही मेरे पास आंसर आएगा। मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा। जवाब तो है हाँ, मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। लेकिन अगर मैं इसका वेक्टर लिखने की कोशिश करूं तो आंसर तो ab sin थीटा ही है, लेकिन a क्रॉस b और b क्रॉस a एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं, तो मेरा आंसर माइनस n कैप होगा, पहले वाली डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट, यानी कि अंदर की तरफ। तो आप जो भी माने, वेक्टर मानने में कोई बुराई नहीं है, डायरेक्शन तो आ ही गई और मैग्नीट्यूड भी निकालना आ गया। दिस इज हाउ वी डील विद द वेक्टर्स, एरिया वेक्टर। क्लियर है मेरी बात? क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। विशेष बात यह है कि
3D सर्फेसेस में, क्लोज्ड सर्फेसेस में आउटवर्ड नॉर्मल है, और ये नहीं भूलना है बस। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक लेक्चर करने के बाद हम करेंगे गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ एंड कंडक्टर्स स्फीयर्स। ये करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे। और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो बेटे आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा लेक्चर पढ़ाने वाले हैं, पूरा कोर्स पढ़ाने वाले, पूरे साल पढ़ाने वाले हैं। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, आईआईटी कानपुर में पढ़ के आए हैं, आपको पढ़ाने आए हैं। कोशिश करते रहिए, थोड़ा बहुत फॉलो करते रहिए, फॉलो करेंगे तो बहुत फायदा होगा, कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो जाएंगे। धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, कंसोलिडेट करते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक जोश में रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन शांति से पढ़िए। चीख चिल्ला के पढ़ने का कोई फायदा नहीं, बड़े आराम से पढ़ाई करिए, आरटी एकेडमी को फॉलो करते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में।